ईरीकास्ट पर प्रस्तुत की गई सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक हैं और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई हैं। इनमें वर्णित पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि इनका कोई समानता वास्तविक जीवन से प्रतीत हो तो वह मात्र संयोग है। यह किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। ईरीकास्ट किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, काला जादू, जादू टोना या वास्तविक जीवन की हिंसा को बढ़ावा नहीं देता। श्रोता विवेक से निर्णय लें। हाँ, वो मेरे अंदर ही रहता है। अब ऐसा कहूँ कि वो एक मेरा हिस्सा बन चुका है तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। जैसे कि ये मेरे दोनों पैर मेरे शरीर से जुड़े हुए हैं, या मैं कहूँ ये मेरे दोनों हाथ जो मेरा ही एक हिस्सा है। ये जो दिल जो 24 घंटे मुझे ये एहसास कराता रहता है कि ज़िंदगी की कुछ बूंदें अभी भी मेरे अंदर बाकी हो। जब भी खुद को अब आईने में देखता हूँ मुझे खुद से घिन आने लगती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई परछाई मुझे घेर चुकी हो। मेरी आंखें पहले के मुकाबले और गहरे और काले प्रतीत होते हैं, मानो जिंदगी की उम्मीद खो चुके हों। पहले के मुकाबले मेरी उंगलियां पतली और नुकीली प्रतीत होती हैं, जैसे किसी को चीरने के लिए कभी भी तैयार हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक भक्षक या कोई राक्षस बन चुका हूँ। मेरी स्मृतियाँ में जहाँ तक मुझे याद रहती है वहाँ तक यही जानकारी है कि मेरा शरीर पूरी तरह से स्थूल पड़ जाता है। मेरा कामकाज सब छूट गया है। अब तो अपना कहने के लिए भी कोई नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अकेला रहता हूँ, मेरे साथ वो भी तो रहता है। बात तब की है जब लोगों के पास उतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। जी, मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश काल की, जब भारत पे हुकूमत था। मेरा नाम अनीस है। उस समय मेरी उम्र 26 साल की थी। ब्रिटिश काल में एक टैक्स ऑफिसर के तौर पे मुझे नियुक्त किया गया था। उस समय बड़ा ही इज्जत था। इज्जत कहूँ या डर, पर लोग मुझे प्यार से साहब कहा करते थे। मेरे पैर जमीन पे नहीं रहते थे। जवानी का जोश और ऊपर से विदेशी बाबू का टैग का अलग ही रवाब था। उस समय के एक बड़े अधिकारी लॉर्ड लुइस द्वारा मेरे पास एक खत भेजा गया। खत में लिखा था कि मुझे एक मैसूर के सुनसिया गांव में टैक्स ना देने वाले कुछ किसानों को गिरफ्तार करने के लिए भेजा जा रहा है। उनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी हुआ था, जिसमें यह लिखा था कि भारतीय किसानों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया था। मैं मुस्कुराया और टेबल से विदेशी सिगार उठा के एक कस लेते हुए उसके राख को कैनवास में उंगली से झाड़ते हुए बोला, ये गोरे कभी किसी को नहीं छोड़ते। जब तक ये भारतीयों के मेहनत की एक एक पैसा वसूल ना ले या उन्हें चूस ना ले, तब तक इन्हें चैन नहीं मिलेगी। खैर, मेरा काम है आदेश को मानना, लेकिन मानना पड़ेगा। अजब की हिम्मत है इन किसानों में। अगले दिन मेरे घर के पास एक आलीशान बग्गी खड़ी थी, जिसमें 2 घोड़े लगे हुए थे और पीछे एक अच्छी सी गाड़ी लगी हुई थी। जाहिर है कि ये ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से दी गई मुझे एक तोहफा थी। मैं बग्गी पे बैठ गया। बग्गी पे बैठते ही गाड़ीवान ने सलाम करके गाड़ी को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया जारी की। मैं वहां से रवाना हो गया। सुनसिया गांव की तरफ पहुंचने में पूरे 10 घंटे लग चुके थे। अभी भी मंजिल दूर थी। गाड़ीवान
धीरे धीरे बढ़ रहा था। घोड़े भी धीरे धीरे सुस्त हो रहे थे, मानो वहां जाना ही नहीं चाहते। मैंने गाड़ी वाहन को डांट लगाते हुए बोला, ओए, ठीक से चलाओ, गाड़ी को अच्छे से भगाओ। उबड़ खाबड़ रास्ते होने के कारण मैं समझता था उसकी परेशानी, मगर जो नवाबी है वो तो कम नहीं होनी चाहिए ना। और 2 घंटे बीत गए, अभी तक कोई गांव का नाम निशान नहीं। मैसूर हमने पूरी तरह से पार कर लिया। पूरा तरह से पहाड़ से घिरा हुआ, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं। गाड़ी आगे बढ़ती रही। 18 घंटे पूरे हो चुके हैं। अब रात हो गई है। रात की आवाज दूर सन्नाटे से सुनाई दे रही थी। ठंड सर्दी भरी घोड़े की हिनहिनाने की आवाज अक्सर आ जाया करती। मैं बग्गी में बैठा चाय का आनंद ले रहा था। बाहर का मौसम थोड़ा अजीब हो गया था। चारों तरफ धुंध, लग रहा था बारिश होगी, मगर हुआ नहीं। 2 से 3 घंटे बीते होंगे, मेरी आंख लग गई। आंख लगने के बाद एक ऊंट से गाड़ी टकराई। घोड़ों ने हिनहिनाना चालू किया। तब मेरी नींद खुली। देखा एक बंजर सा गांव, जहां चारों तरफ झुग्गी झोपड़ियां थी। हाँ, हम लोग सुनसिया गांव में पहुंच चुके थे। वहीं सड़क पे दूर एक छोटा कद का लड़का, उसके साथ 2 पुलिस वाले दूर से ही दिख रहे थे, सफेद कुर्ते में। जब बग्गी पास गई तब उस लड़के का नाम पता चला। उसका नाम फेलू था। 19 साल की उम्र होगी। कद नाटा और आंखें छोटी छोटी, बिल्कुल पहाड़ी लोगों की तरह। बोलचाल में भी पहाड़ीपन दिखता था। शायद उसी गांव का था। उसे मेरे नौकर या शागिर्द के तौर पर रखा गया था। उसके साथ 2 पुलिस वाले भी थे। मुझे देखकर उसने कहा, नमस्ते साहब जी, आपका स्वागत है। उसके चेहरे के चमक से मैं पूरी तरह से पहचान चुका था कि वो मुझे कोई विदेशी अफसर समझ रहा है। हालांकि मैं अफसर हूँ, लेकिन एक भारतीय। ये बात अलग है कि मैं ब्रिटिश सरकार के लिए काम करता हूँ। मैंने सर के इशारे से उसका अभिवादन स्वीकार किया। बग्गी फिर से आगे बढ़ने लगी। मैंने देखा वो 2 पुलिस वाले और वो फेलू बग्गी के पीछे भागते रहे। बग्गी एक आलीशान कोठी के पास जाके लगी। मेरे मुंह से सहसा निकल पड़ा, वाह क्या कोठी है, बिल्कुल सफेद संगमरमर की तरह। फेलू भी आ चुका था। मेरे बग्गी से उतरते ही बड़ी धूम से मेरी स्वागत हुई। पहाड़ों से घिरा एक गांव, जहां एक नदी भी है। गांव के बीच में ये शानदार सी कोठी, क्या सुंदर दृश्य था। मन को भेद जाता था ऐसी सुंदरता, जैसे आसमान से परियों ने खुद उतर के बनाया हो। इतने घंटे के सफर के बाद आखिरकार मुझ में भी थोड़ी थकान दिखाई देने लगी थी, जैसे मानो अब कुछ करने का मन नहीं हो। कोठी के अंदर प्रवेश करते ही मैंने आराम कक्ष खोजा और वहां पे जाते ही पड़ गया। रात के 10 बजे होंगे। फेलू ने मुझे जगाया, साहब साहब। मेरी नींद झोंके से उठी। मैंने उससे बोला, क्या हुआ? सब ठीक तो है। फेलू ने मुझे झकझोरते हुए बोला, चलिए साहब, खाना बन चुका है।
खाना जल्दी खा लीजिए ताकि हम भी घर जा सकें। बहुत रात होने वाली है। इतने रात तक हम यहाँ कभी नहीं रुकते। आज तो आपके लिए मैं रुक भी गया। मुझे सुनकर थोड़ी तो हैरानी हुई, पर मैंने बात को इधर से उधर कर दिया। उठ के मुंह हाथ धो के खाने के लिए टेबल पर बैठ गया। टेबल पर बैठ के खिड़की से बाहर देखा तो काफी अंधेरा हो चुका था। मैं हैरान था, इतनी जल्दी यहाँ लोग सो जाते हैं। ऊपर से ठंड की रात और बाहर से आती अजीब अजीब आवाजें, जैसे कोई जानवर हो जो परेशान हो। मैंने आखिर फेलू से पूछ लिया, ये कैसी आवाज है फेलू? फेलू घबराते हुए साहब जी छोड़िए ना, आप खाइए। मैंने भी बात को आई गई कर दी और मेज से प्लेट उठा के खाना स्टार्ट कर दिया। कुछ देर में खाने को हमने खत्म किया और फिर से सोने के लिए चला गया। मैंने देखा फेलू हड़बड़ी में अपने सामान समेट के और गेट पे ताला लगा के निकल चुका था। मैं सोचता रहा, फिर मुझे नींद आ गई। सुबह के 9 बजे के करीब लोगों की काफ़ी शोर मुझे सुनाई दी। किचन से भी कुछ अजीब आवाज़ें आ रही थी। मैं नींद से जागा। कौन है? फेलू? फेलू जी साहब जी, ये बाहर इतना शोर क्यों सुनाई दे रहा है? साहब गांव के लोग हैं, आपसे इंसाफ के लिए भीख मांगने आए हैं साहब। मुझसे भीख क्यों मांगेंगे? ठीक है, मैं यहाँ के लोकल पुलिस को पहले बुला लेता हूँ और तुम इन लोगों से बोल दो कि मैं खुद इन लोगों से मिलने आऊँगा, ठीक है? मैं तब तक फ्रेश हो जाता हूँ। तभी मुझे झटके से ये याद आया कि टैक्स के तफ्तीश के लिए भी मुझे जाना है। मैं जल्दी से फ्रेश होने चला गया और जब वापस आया टेबल पे चाय और ब्रेड रखी हुई थी। मैंने नाश्ते को किया और बाहर दरवाज़ा खोल के देखा तो पुलिस के 30 दस्ते यानी 30 लोग खड़े थे, जिनमें कुछ विदेशी और कुछ भारतीय भी शामिल थे। मैं सोच के हैरान हुआ, इतनी पुलिस की क्या ज़रूरत थी? हम निकल पड़े थे। बग्गी फिर से घर से निकल पड़ी थी गांव की ओर। सभी पुलिस वाले पैदल ही पैदल पीछे आ रहे थे और बग्गी आगे बढ़ रही थी। गांव की हालत देखकर मुझे लग रहा था कि गांव में कोई भूखमरी या कोई आपदा आई है। जहाँ तक मैं देख पा रहा था, गांव में बंजर जैसी हालत हो गई। एक फूल, एक पौधा नहीं, बस कोठी के सामने ही चमचमाहट थी। जो गांव वाले सुबह मेरे दरवाजे पे आके इतने शोर मचा रहे थे, उन्हीं की आंखों में मैं देख रहा था वो डर की झलक। शायद मुझसे डर रहे। मुझे अंदर ही अंदर अच्छा तो लग रहा था, लेकिन ये इंसानियत के खिलाफ था। मैंने बोला, बग्गी को यहीं रोक दो। बग्गी रोकी गई एक घर के पास, जहां एक बूढ़ा आदमी हुक्का पी रहा था। मैंने उससे जाके पूछा, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? वो हुक्का फेंक कर हाथ जोड़ के सामने आ गया। जी साहब, मेरा नाम
मुजेसी है। हाँ मुजेसी, तुम्हें इस गांव के हालत के बारे में मुझे कुछ जानकारी देनी होगी। क्यों गांव के लोग अभी तक टैक्स नहीं भर पा रहे हैं? सरकारी दस्तावेजों के अनुसार हर साल टैक्स में 2% की कमी पाई गई है और इस साल तो इस गांव से एक भी टैक्स नहीं आया है। इतना सुनकर मैं समझ पा रहा था कि वो कुछ समझ नहीं पा रहा। उसके आंखों में मुझे साफ डर दिख रहा था। वो कांपते हुए बोला, साहब जी, मुझे कुछ पता नहीं है साहब जी। आप जाके गांव के तहसीलदार से क्यों नहीं बात करते? हम तो गरीब आदमी हैं साहब, हमें छोड़ दो। मैंने बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए उससे पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारी गांव की हालत के बारे में कुछ पता नहीं? वो रोने लगा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो साहब, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। बोलते हुए वो आदमी भाग पड़ा। पुलिस वाले मेरे पीछे से उसे पकड़ने के लिए दौड़े। मैंने उन्हें रोक दिया। छोड़ दो उसे। मैं फिर से बग्गी के पास बैठा और कहा, तहसीलदार के घर ले चलो। बग्गी फिर से बढ़ गई। मैं और बटालियन के 30 सिपाही उसके घर पहुंचे। जी हाँ, तहसीलदार के घर। तहसीलदार हमें अचानक देख के डर गया। इतने सारे लोगों को एक साथ कभी नहीं देखा था शायद। ऊपर से हमारे भारतीय एवं विदेशी सैनिकों के पास बड़ी बड़ी राइफलें थी और विदेशी वर्दी जिसे देखकर कोई भी डर जाए। मैं बग्गी से उतरा। उतरते ही मैंने देखा उसमें अजीब सी फुर्ती आ गई। तहसीलदार दौड़ते हुए मेरे पैरों के पास आ गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, नमस्कार साहब जी। कैसे स्वागत करूं आपका? कैसे मालिक का आना हुआ इस गरीब कोठी में? इतनी चिकनी चुपड़ी बातें सुन के मुझे उस पर बड़ी हंसी आ रही थी। मैं इस बार प्यार से बात नहीं करने वाला था। मैंने डायरेक्ट उसकी कॉलर पकड़ी और झंझोड़ते हुए बोला, तुम मुझे सच सच बताओ, क्या चल रहा है यहाँ? तुम लोगों ने हर साल टैक्स में गिरावटी क्यों की है? क्या समस्या है यहाँ? हमें बताओ ताकि मैं अपने ऊपर के ऑफिसर पे ये अपडेट दे सकूं और इस गांव के हालात में सुधार कर सकूं। पर उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। जैसे डर रहा हो किसी से, कुछ बोल ही नहीं रहा था। तभी मेरे पीछे खड़ा एक भारतीय नौसैनिक के अंदर पता नहीं कहां से जोश आ गया। उसने मेरे हाथों से उसे छीन के 2 चमाट धड़ा दिए। अब वो बुरी तरह से रोने लगा। मुझे छोड़ दो साहब, मुझे कुछ नहीं पता। गांव में 2 सालों से कोई फसल नहीं उग रही साहब, हम टैक्स कहां से दे? तो क्या आप लोगों ने इसे कोई वैज्ञानिक घटना है या कोई भौतिक घटना है? क्या यहाँ पे सालों से बारिश नहीं हुई? इसके बारे में क्या आपने वन विभाग को जानकारी दी? ना ये रासायनिक प्रक्रिया की वजह से हो रहा है साहब, ना कोई प्राकृतिक आपदा है। ये तो मैं देख पा रहा था कि वो कुछ बताना चाह रहा है, लेकिन वो बता नहीं पा रहा था। मैंने सैनिक को आदेश दिया। सैनिक ने फिर से उसे एक चमाट लगाने की कोशिश की। वो और रोने लगा फूट फूट के। मुझ गरीब पे क्या जोर दिखाते हो साहब? जाके उससे लड़ो ना,
वो एक हैवान है। सब लोग उसे काला साया बोलते हैं। जिंदा लाश खा जाता है वो। मुझे छोड़ दो। अब शाम होने वाली है, आप भी घर जाओ, नहीं तो आपकी भी लाश इसी गांव के बाहर मिलेगी। मैं चौंक गया। क्या? काला साया? ये तुम सब भारतीयों की अलग ही कहानी है। जब देखो अंधविश्वास फैलाते रहते हो। आज तो मैं जा रहा हूं, फिर आऊंगा तफ्तीश के लिए। इसे कारावास में डालो। मेरे बगल के सिपाही ने सैल्यूट ठोकते हुए जी साहब बोल के उसे पीछे वाले बग्गी में बिठा के कारावास में ले गया। अब मैं भी थक चुका था। कोठी की तरफ फिर से हमने बढ़ने की तैयारी की। कोठी तक जाते जाते रात हो चुकी थी। घोड़े भी सुस्त पड़ रहे थे। कोठी के सामने हम लोग पहुंच ही चुके थे। बग्गी रुकी। वही शानदार चमकती कोठी रात में तो और रूहानी लगती थी। मैंने देखा कोठी के बाहर फेलू डर से इधर उधर देख रहा था। वो पुलिस के 30 दस्ते बटालियन जो मेरे साथ थे वो भी अपने अपने घर के लिए रवाना हो चुके थे। गाड़ीवान ने भी गाड़ी साइड में लगा के अपने घर के लिए रवाना हो चुका था। मैं फेलू के चेहरे पे डर भाप लिया। मैंने गाड़ी से उतरते हुए उससे पूछा, क्या हुआ फेलू, बड़ी डरे लग रहे हो? तभी दूर से किसी जानवर की तड़पने या रोने की आवाज सुनाई दी, जैसे बड़ी पीड़ा में हो। फेलू की सांसें जोर जोर से चलने लगी। मैंने उसके चेहरे पे पड़ती वो डर की परछाई को देख लिया। मैंने कहा, क्या हुआ फेलू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं साहब जी, आप अंदर चलो, मैंने खाना बना दिया है, आप खा लो। मैं झट से अंदर गया और अपने जूते उतारे और खाने के टेबल पे बैठ गया। आज खाने में चिकन टंगड़ी और चिकन शोरबा था। पहाड़ पे लोगों की खाना की जो परोसी होती है वो बड़ी अलबेली होती है। यहाँ देखने में खाने तो अच्छे नहीं लगते, लेकिन यकीन कीजिए अगर आप इसे खाएं तो आप इसे ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट। मैंने खाना चालू किया। फेलू, मैं ये पूछ रहा हूँ, यहाँ क्या चल रहा है? मैंने आज यहाँ के लोगों से पूछताछ की तो यहाँ के लोगों ने तो कुछ बताया नहीं। एक अजीब कहानी बता रहे थे और ये बाहर किस जानवर की आवाज़ आती रहती है। फेलू डरा हुआ था और उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है साहब, 2 साल से यहाँ पे कोई भी फसल नहीं हुई। बहुत सारे किसानों ने खेती की। खेती करने के बाद फसल उगते तो हैं, जैसे ही फसल में फल लगते हैं काले पड़ जाते हैं, मानो किसी ने उसकी सारी उर्वरकता सोख ली हो। मिट्टी भी यहाँ तक के काले पड़ गए हैं, आप तो यहाँ पे देखे ही हैं। और मवेशी भी धीरे धीरे करके मर रहे हैं साहब। तो पता नहीं कौन सा आपदा भगवान यहाँ पे गिरा रहे हैं। भगवान? मैंने उससे पूछा। वो मुझे घूर घूर के देखने लगा।
या काला साया? मेरे इतना कहते ही वो बुरी तरह डर गया। अ, अ, के- क्या कहा साहब? ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, मुझसे छिपाओ नहीं, जो बात है खुल के बताओ। अ, देखिए साहब, ऐसा कुछ नहीं है। और आप जल्दी खाइए, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं घर जाऊं। ठीक है, घर जाओ और कल कृषि विभाग के एक अफसर को यहाँ पे लेके आओ। ठीक है साहब, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। ठीक है, जाओ। मैं समझ चुका था कुछ तो यहाँ चल रहा है जो यहाँ के लोग छिपा रहे हैं। मैंने खाने को ख़त्म किया और बेड पे जाके लेट गया। आज तो नींद भी नहीं आ रही थी। बेड पे लेटे लेटे बस जम्हाई ले रहा था। और ऊपर से ये कौन सा जानवर है, अजीब अजीब आवाज़ें निकालता है। कभी कभी तो मेरी रूह ही कांप जाती है। बेचारे गांव वाले, कल एक और अफसर को बुलाना होगा जो वन के बारे में जानकारी रखता हो, ताकि पता तो चले ये कौन सा जानवर है जो रोज रात को इतना शोर मचाता है। और उस तहसीलदार के अनुसार हर सुबह यहाँ पे एक लाश मिलती है। ये कुछ नया सुनने को मिला। अजीब केस है भैया। चलो, एक खत लिख देता हूँ लॉर्ड लुइस को, ताकि उन्हें लगे तो कि मैं तफ्तीश कर तो रहा हूँ। पेपर उठा लो। गुड मॉर्निंग लॉर्ड्स, यहाँ सब ठीक चल रहा है। केस की तफ्तीश अच्छे से चल रही है। गांव वाले अजीब कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है ये कुछ छिपा रहे हैं। यहाँ की हालत थोड़ी बंजर है। जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं दूसरा खत आपको भेजता हूँ, और आपको कोई भी कष्ट या परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ पे सब संभाल लूँगा। आपका धन्यवादी मित्र एवं सहयोगी अनीस। खत पूरी तरह से लिख के मैंने उसे मोड़ के लिफाफे में डाल दिया और बेड के पास रख के सो गया। चिड़ियों की हल्की हल्की आवाज मेरे कानों तक गूंज रही थी। सूरज की हल्की रोशनी पर्दे से मेरे चेहरे पे पड़ रही थी। एकाएक मेरी नींद खुली। सुबह हो गई क्या? ये किचन से रोज अजीब अजीब आवाजें क्या आती? मैं समझ गया था फेलू आ चुका था। मैं तुरंत फ्रेश होने के लिए तैयार हुआ। फेलू ने चाय पेश की। चाय को पिया गया। चाय खत्म करने के बाद फेलू ने कृषि विभाग के एक अफसर हरिवंश जी को मेरे सामने पेश किया। नाटे एक किस्म के इंसान थे, शक्ल गोल और चेहरे से बड़ा चश्मा लगाया हुआ था। उन्होंने पूरी बात बताई। साहब को मेरा नमस्कार। देखिए साहब, मैं बताना चाहूँगा, यहाँ की जो परिस्थिति है वो काफ़ी अलग है।
यहाँ कई सालों से फसल नहीं हुई। इसमें कृषि विभाग के तौर पे मैं यही बताना चाहूँगा, यहाँ पे कोई भी रासायनिक या प्राकृतिक आपदा की वजह से कोई परेशानियाँ नहीं है। मैं समझता हूँ आपको भी ऊपर जानकारी देनी होती है, लेकिन साहब कृषि के तौर पे हमारी तरफ से पूरी तरह से क्लियर है। खाद डाले जाते हैं, फसल में बीज डाली जाती है, फसल अच्छी उगती है। जैसे ही फल देने की बारी आती है फसल सड़ जाती है। गाय या भैंस या मवेशी जो भी दूध देते हैं, दूध देने के बाद ही वो महकने लगते हैं और कुछ दिनों बाद वो मर जाते हैं। कहीं ना कहीं मैं ये सब बातों पे यकीन तो नहीं करता साहब, लेकिन काला साया सच है। आज भी कुएं के पास एक लाश मिली है, आधी खाई हुई, मानो अंदर से कोई खा गया हो। क्या एक बार आप उसे देखना चाहेंगे लॉर्ड? मैं उसकी बातें गौर से सुन रहा था, टेबल पे कप रख के। मैंने कहा चलो देखते हैं तुम्हारे काले साए को भी। बग्गी घर से बाहर निकल चुकी थी। फेलू के चेहरे पे मैं डर पूरी तरह से देख पा रहा था। बग्गी कुछ देर आगे बढ़ते कुएं के पास जाके रुकी। वहां पे सचमुच लोगों की भीड़ मची हुई थी और अब खुद में फुसफुसा रहे थे। कृषि विभाग के ऑफिसर ने सबको साइड में किया। मुझे देखते ही सब लोगों ने रास्ता दे दिया। जाके देखा, सच में छी, क्या बुरी तरह से खाई गई है। ये तो किसी जानवर का काम है, जैसे अंदर से दिल निकाल के खा गया है। चेहरे से आंखें नोच ली गई हो। ऐसी क्रूरता कोई जानवर कर सकता है? फिर भी इन अफवाही बातों को तो मानना शोभा नहीं देगा। मैंने कृषि अफसर से मुंह पर रुमाल रखते हुए बोला, देखिए आप ये दिखा देने से यह ना समझिए कि मैं इन बातों को भूल जाऊंगा। आप एक काम कीजिए, कल एक वन विभागीय अफसर को यहाँ पे लेके आइए। एक बार उनसे मैं मिलना चाहता हूँ। और ठीक है, और मैं निकलता हूँ। मैं इतना बोल के वहां से निकल गया। मेरे मन में रास्ते भर शक की सुई चलती रही। मेरे आंखों के सामने बार बार वही लाश दिख जाती। उसका विवरण मैं आपको दूं तो दोनों आंखें निकाल ली गई हो, मुंह से जीभ छीन ली गई हो, शरीर में खून का एक बूंद नहीं, अतरिया खा ली गई हो। बस जैसे ही मानो कोई जानवर का भूख खत्म हुआ, उसे आधे खा के छोड़ के फेंक दिया गया हो। मरने वाले का नाम राम सुजान था। उसे देख के बहुत दुख हुआ। मैं कोठी पे पहुंच चुका था। निराशा से जाके टेबल पे बैठ गया। फेलू सामने आके मुझे एक खत दे गया। ये लीजिए साहब, वन विभाग द्वारा खत भेजा गया है। मैंने खत खोल के देखा। उसमें पूरी तरह से विवरण यह दिया गया था, डियर अनीश जी, मैं समझ सकता हूं कि आपकी चिंताएं काफी आश्चर्यजनक हैं, लेकिन मैं आपको यह आश्वासन दिलाता हूं कि इस गांव में कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जिससे लोगों को हानि हो। ये रिपोर्ट मैंने आपको पूरी तरह से भेज दिया है।
जिस पे वन विभाग अफसर का पूरी तरह से मुहर दी गई है। अगर आपको और कोई शक हो तो कृपया आप हेड क्वार्टर पे कंप्लेन कर सकते हैं। खत पढ़ने के बाद मुझे ये पूरी तरह से यकीन हो चला था कि यहाँ कुछ तो अजीब है, कोई कुछ बताना नहीं चाह रहा है। वहीं पे फेलू था। मुझे इतना सोच के बहुत गुस्सा आने लगा। मैंने खत को टेबल पे फेंकते हुए कस के चिल्लाया, फेलू, क्या तुम मुझे सच बताओगे? आखिर कब तक इन बातों को तुम सब छिपा के रखोगे? मुझे सच बताओ। इतना बोलते ही फेलू डर गया। शायद मेरी लाल लाल आंखों को देख के उसके अंदर डर की एक लहर जाग गई होगी। मैंने गुस्से से उठ के उसका कॉलर पकड़ा और चिल्लाते हुए बोला, तुम सब कमीने, मुझे सच बता नहीं रहे हो? मुझे सच जानना है अभी के अभी, मुझे सच बताओ। इतना बोलते ही फेलू रो पड़ा। माफ कर दो साहब, मैं बताता हूँ साहब जी, मैं बताता हूँ। उसको रोते हुए देख के मेरे दिल में शायद इंसानियत की लहर जाग गई। मैंने उसका कॉलर छोड़ के उसे झाड़ा और उसे कुर्सी के पास बैठाया और उसे पानी का गिलास दिया। आखिर तक फेलू पूरी तरह से हार चुका था और वो सच बताना शुरू किया। साहब जी, कुछ साल पहले इस गांव में एक परिवार रहता था। 2 बच्चे और एक बीबी और रामधनी, 4 लोग थे उसके परिवार में। हंसता खेलता परिवार था। दिक्कत ये थी, रामधनी ने दूसरे जात की लड़की से शादी की थी, इसीलिए गांव वाले जलते थे उससे। कोई सीधे मुंह बात नहीं करता था, कोई काम नहीं देता बेचारे को। हार कर उसने खेती करने की सोची, लेकिन गांव वाले ने उसके खेत के फसल में कुछ रसायन मिला दिया, जिससे उसका काफी नुकसान हो गया। आपसे पहले यहाँ एक ऑफिसर रहते थे, जोजोफ नाम था उनका। जब बहुत दिनों से रामधनी ने टैक्स नहीं दिया, जोजोफ साहब ने सारे गांव के सामने उसकी पिटाई की थी और उसका घर भी जला दिया था। बेचारा कई दिनों तक मारा मारा गांव में इधर से उधर परिवार के साथ घूमा करता था। उसकी हालत मेरे सिवा कोई नहीं समझ सकता था। मैंने कई बार जोजफ साहब से चुपके उन्हें कई बार खाने भी दिए। कई बार मैं कुछ रोटियां उसे भिजवा दिया करता, पर गांव वालों को ये भी हजम नहीं हुई। एक दिन गांव में एक चोरी हुई। सब गांव वाले मिलके जोजफ साहब के हवेली पे आए। जी हाँ, इसी हवेली में रहते थे जोजफ साहब। जोजफ अपना बंदूक निकाल के गुस्से में उसके पास गया। बहुत घमंडी था वो अंग्रेज। सारे गांव वाले ने मिलके उसकी खूब पिटाई की। इतनी पिटाई की कि वो अधमरा हो गया। उसके बीवी बच्चे रो रहे थे। उसकी बीवी आंचल पसार के सारे गांव वालों के सामने भीख मांग रही थी, लेकिन कोई भी गांव वालों के दिल में थोड़ी सी भी दया नहीं आई। कुछ दिनों बाद
वो अधमरा हो गया था। ना तो उनके पास उपचार के लिए कोई पैसा था और ना ही उसके परिवार के पास कोई खाना। बहुत दिनों तक भूखे रहने के कारण धीरे धीरे परिवार की स्थिति बिगड़ती गई। जंगल के पास वाले इलाके में उन्होंने एक झोपड़ी बनाई थी। एक दिन जंगल से एक खूंखार चीता आके उनके दोनों बच्चों को मार दिया। उसके मांस को ऐसे खाया गया था जैसे आजकल आप इस गांव की रोज सुबह जो हालत देखते हैं, जैसे यहाँ की लाशें सुबह सुबह मिलती है आपको, बिल्कुल वैसा ही। ये देख के भी गांव वालों को कोई रहम नहीं आई। उसकी बीवी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, कोई गांव वाला मदद नहीं किया। रामधनी तो चलने लायक भी नहीं था, बस सांस ले रहा था। एक दिन उसकी बीवी इतना दुख झेल नहीं पाई और वो भी मर गई। रामधनी सब देखता रहा और घुट घुट के रोता रहा। घसीटते घसीटते हर गांव वालों से मदद मांगी, किसी ने मदद नहीं की। आखिर उसकी क्या गलती थी? क्या किसी दूसरे जात में शादी कर लेना इतना बुरा हो सकता है? क्या किसी के पास इस गांव में दिल नहीं था उस समय? एक दिन जब देखा गया, गांव वालों ने देखा कि रामधनी अपने ही बेटों को लाशों को दफना रहा था। लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी। लाश में कहने को कुछ था नहीं। फिर गांव वालों को जहां तक ध्यान पड़ा, उन्होंने देखा उसकी बीवी की लाश भी पूरी तरह से खाई गई थी। लोगों ने बेवजह शक करके रामधनी पे आरोप ढील दिया। जोजफ साहब भी पागलों की तरह पागल हो गया था। शराब के नशे में हमेशा पागल रहता था और अय्यासिया उसकी रुकती नहीं थी। हर दिन गांव की एक नई लड़की उठा लिया करता। सब लोगों ने मिलके उसके परिवार के लाश सहित उसे गांव के बाहर खलिहान वाली जगह पे बांध दिया। उसकी बीवी की लाश वैसे ही पड़ी रही, उसके बच्चे की लाश वैसे ही पड़ी रही। भूख से तड़पता रामधनी हाथ के इशारे से इतना टूट चुका था कि अपनी ही बीवी की लाश खाना चालू कर दिया। ये देख के गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया और उसके बाद से ये सब होना चालू हो गया साहब। मुझे ये सोच के घिन आती है साहब, यहाँ के जो लोग हैं बिल्कुल दया के काबिल नहीं। मुझे पता है ये सब रामधनी ही कर रहा है। जब तक इन गांव वालों को आखिरी पीढ़ी तक मर ना जाए तब तक वो रुकेगा नहीं साहब। मैं नहीं चाहता था कि ये आपको पता चले। आपका इसमें क्या कसूर? मैं ये चाहता हूं कि आप ये शहर छोड़ दें साहब, इससे पहले कि आपको भी वो नजर आने लगे। कल अमावस्या है, कल के दिन ही रामधनी की मौत हुई थी साहब। उसे एक पिशाच योनि मिली है। किताबों के अनुसार माने या हिंदू ग्रंथों के अनुसार माने, एक ऐसी लाश जिसे ना जलाई गई हो ना दफनाई गई हो और उसे सड़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो उसे एक प्रेत योनि मिलती है साहब, जिसे जापान में घोल्स का नाम दिया गया है। एक ऐसा परजीवी जो लाशों को खाता है। हो सकता है वो लाश नहीं, अगर उसे मिले
तो वो जिंदा लोगों को भी मार के खा सकता है। अभी तक वो पूरी तरह से आज़ाद नहीं है, लेकिन अगर वो जैसे ही आज़ाद होता है, इस गांव की तो सहमत आएगी साहब। तो आपसे अनुरोध है साहब जी, आप नौकरी के चक्कर में अपनी जान दांव पर ना लगाएं। कृपया ये शहर छोड़ के चले जाएं। इतना सुनते ही मुझे सहानुभूति तो हुई, लेकिन काला साया, भॉल्स, परजीवी, ये सब बातें सुन के मुझे थोड़ी हंसी भी आई। मैंने उसे मजाक में कहा, अच्छा मानता हूं उन लोगों के साथ गलत हुआ, लेकिन इसका बहाना देके आप टेक्स से नहीं बच सकते। मैं कल ही वहां पे जाऊंगा। कौन सा पेड़ बताया तुमने? ओह हाँ, वो बरगद का पेड़। मैं वहां कल ही जाऊंगा। ऐसा मत कीजिएगा साहब, फेलू बोला। वहां मत जाइए। जानते हैं, जब गांव वालों ने रामधनी की लाश जला दी, उसके बाद एक दिन बाद क्या हुआ था? उसकी बीवी और बच्चे की लाशें जो पूरी तरह से सड़ चुकी थीं और आधी जल के पक चुकी थीं, उसे पूरी तरह से खा लिया गया था, जैसे मानो कोई चिकन कबाब समझ के खाया हो। इतनी घिनौनी तरह से खाया गया था। वो इतना हैवान हो चुका है कि अपनी ही बीवी और बच्चों को नहीं पहचान पाया साहब। उसके बाद उसके अगले दिन ही जोजो साहब की लाश उसी पेड़ पे टंगी मिली थी। मैंने इसी आंखों से देखा था। बुरी तरह से खाया गया था उन्हें। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं साहब, हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध करता हूं। आप एक भले आदमी लगते हैं। आप ऐसा ना करें साहब जी, आप ऐसा ना करें। मैंने उसकी बातों को गौर से सुना और चेहरे की इशारे से उसे हटने को कह दिया। आज की रात मेरे और उस घोल्स यानी प्रेत, या आप जो भी उसे समझे, मैं उससे बिल्कुल नहीं डरता। कल मैं उससे मिलूंगा। फिर आज रात को अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। अब मुझे समझ में आ चुका था कि ये आवाज़ें किसी जानवर की नहीं। अगले दिन सुबह चिड़ियों की चहचहाट के साथ मेरी नींद खुली। मैंने देखा सूरज निकल चुका था। फेलू भी चाय तैयार करके टेबल पर रख दिया था। सुबह मैं अकेले ही निकल पड़ा खलिहान की तरफ। कुछ दूर चलते ही मुझे दूर से वो बरगद का पेड़ दिखा। आह, क्या खूबसूरत था। पता नहीं क्यों यहाँ सारे खेत बंजर पड़े हैं, लेकिन उस बरगद के पेड़ में अजब सी महक थी, जैसे मुझे बुला रही हो। अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे वो पेड़ मुझे बुला रहा हो। मैं डर से कांप नहीं रहा था। पता नहीं क्यों वो पेड़ मुझे खींच रहा था। घोड़े के टक टक सुनाई देना बंद हो गया था। घोड़ा हिनहिनाने लगा। घोड़ा आगे जा ही नहीं रहा था। मैं घोड़े से उतर गया। घोड़े से उतरने के बाद धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगा।
से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मैं पेड़ के पास गया, जैसे किसी अपने से मिल रहा था। हाँ, यही तो खोज रहा था मैं। मैंने पेड़ को धीरे से छुआ। हाँ, क्या मुलायम है। पेड़ की पत्तियां अजीब तरह से हिल रही थी। पता नहीं कहां से मेरे उंगलियों में एकाएक खरोच आ गया, लेकिन मैं उंगली वहीं पे रखा रहा। जैसे ही मेरे खून के कुछ बूंदे उस पेड़ के दरारों में गई, वहां से एक काला धुआं सा निकला। और मेरे कटे उंगलियों में समा गया। जैसे ही वो मेरे अंदर समाया, झटके से मुझे होश आया, जैसे मैं सम्मोहन में खो गया था। मैंने देखा अपने उंगलियों में लगे चोट को, वो पूरी तरह से भर चुका था। पता नहीं क्यों मुझे चक्कर सा आ रहा था और मैं वहीं पे गिर गया। अगले रात मेरी नींद खुली। और जब नींद खुली तो मैंने खुद को अपने बिस्तर पे पाया। मेरे हाथों में खून लगे थे। मेरा सफेद कुर्ता पूरी तरह से लाल हो चुका था। मैं चौंकते हुए उठा और अपने कुर्ते के आस्तीन में देखा, वहां भी खून लगे हुए थे। मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, फेलू फेलू फेलू, लेकिन कोई नहीं था। झटके से बेड से उठ के मैं दौड़ते हुए गैलरी में गया। वहां पे फेलू की लाश पड़ी थी। क्या बुरी तरह से खाया गया था उसे। सीना चीर दिया गया था। उसमें से सारे अंग खा लिए गए थे। आंखें नोच दी गई थी, बिल्कुल उसी लाश की तरह। बाहर काफी शोर हो रहा था। मैंने दरवाजा खोल के बाहर देखा, हर तरफ लाशें पड़ी थी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मौत की देवी यहाँ खुद आई हो। सब भाग रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। वहां पे एक बूढ़ा व्यक्ति रो रहा था, बिटिया, मेरी बिटिया को खा गया वो। मैं उसके पास गया और उससे पूछा, बाबा, ओ बाबा, क्या हुआ? मेरी बिटिया को खा गया वो आजाद हो गया था। मैं जानता था मेरे कर्मों की सजा सबको मिलेगी। इतना बोलते ही जब बूढ़े व्यक्ति ने इतना कहा, मेरे अंदर कुछ होने लगा। मेरी उंगलियां मुड़ने लगी। मेरे चेहरे का मांस पिघलने लगा। अरे ये क्या? मेरी हड्डियां दिखने लगी। दर्द से मैं चिल्लाने लगा।
मैं बूढ़ा व्यक्ति घबराते हुए दूर भागा। तुम वही हो, तुम वही है, तुम आ गया, मुझे छोड़ दे। मैंने खुद से अपनी स्मृतियां गायब होते देखी। अब मेरे शरीर पे मेरा कोई काबू नहीं था। बस दिमाग के किसी कोने से मुझे बस ये दिख रहा था, उस बूढ़े आदमी को बुरी तरह से चीर के उसके सारे अंग मैं खुद खा रहा था। और सारे गांव वाले डर रहे थे। जिस गांव में 1000 से 2000 लोग रहते थे, अगले दिन उस गांव में 100 से 150 लोग मर चुके थे। सुबह हुई, मेरे चेहरे और सारे शरीर पे खून से लथपथ था। मैंने खुद को लाशों के बीच पाया। अब इस गांव की जनसंख्या कम होती जा रही है। मैंने बताया था ना, हाँ वो मेरे अंदर रहता है। अब ऐसा कहूँ वो मेरा एक हिस्सा बन चुका है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी। मेरी उम्र बढ़ती नहीं है, मेरे बाल बढ़ते नहीं हैं। जब तक मुझे मांस और खून मिलता रहे, मैं सालों साल तक जीता रहूँगा। आज इस गांव में उस कोठी के सिवा कुछ नहीं। कभी कभी कोई अंग्रेजी अफसर आ जाया करते थे। अब 2024 चल रहा है, पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ गांव। यहाँ पे कभी कभी कोठी देखने कुछ समझदार लोग आ जाते हैं और मैं और मेरा दोस्त मिलके नाश्ता करते हैं। भूख लगी है मुझे। कहानी यहीं पे खत्म होती है। आपसे ये अनुरोध रहेगी कि एडवेंचर के तौर पे कहीं आप भी वहां ना पहुंच जाए, क्योंकि समझदार तो आप भी हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन वहीं पे है, अगर आपकी इच्छा हो तो दबा दें। बाकी मिलता हूं आपसे अगली कहानी डर और दहशत के साथ। तो जुड़े रहिए ईरी कास्ट के साथ।